जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज 1 लेकर आए हैं। जी हाँ, यह सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज है दोस्तों। यह रुक्मिणी प्रकाशन का है जो प्लेटफॉर्म के नाम से प्रसिद्ध है। तो उसी का ये टेस्ट सीरीज 1 है। इसे आप शुरू से अंत तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि देखने में आसान हो। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई है। क्यों अधिक तरजीह दी गई है? ऑप्शन ए कहता है, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। बी कहता है कि संभाव्यतया उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया न जा सके। और सी कहता है कि बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के लिए अनुकूल थी। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सेकेंड नंबर का, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उदयीन। जी हाँ, उदयीन ही सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों, उदयीन हर्यक वंश का शासक था और हर्यक वंश के स्थापना किए थे बिंबिसार। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर का, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। और दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 4 नंबर का, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी संघ सरकार की होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 5 नंबर का, वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों, वित्तीय घाटे का तात्पर्य होता है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। जी हाँ, खर्च ज्यादा है और सभी मदों से प्राप्त आय कम है, तो इसे ही वित्तीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यहाँ एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ कहता है कि मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। जी हाँ, मिस्टर कुमार टीचेज अस इंग्लिश। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, यहाँ अस जो है वो आएगा बी में। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है दोस्तों। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य में एम इज आर लगता है, तो वी के साथ आर लग गया और उसके बाद V3 टाउट इंग्लिश और बाई मिस्टर कुमार। इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है 7 नंबर का, 7 में कहता है, चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है उसका सफिक्स चुनना है कि उसमें कौन सा सफिक्स लगेगा। सफिक्स का मतलब होता है पीछे कौन सा शब्द जो है वो जुटेगा। तो यहाँ दिया गया दोस्तों, द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। यहाँ केयरलेस में कौन सा सफिक्स जुटेगा? तो यहाँ दोस्तों, केयरलेस में जुटेगा नेस सफिक्स। जी हाँ, नेस, क्योंकि बिकॉज ऑफ के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर नाउन जो है केयरलेसनेस, ये केयरलेसनेस लगेगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 8 नंबर का, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। यहाँ करेक्ट ट्रांसलेशन चुनना है। तो यहाँ दिया गया है कि वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा, यानी हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शुड लगा हुआ है। हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, यही होगा वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा का ट्रांसलेशन।
नेक्स्ट है 9 नंबर का। 9 में कहता है चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ वर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन दिया है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि इरिटेटिंग इनकन्वीनियंसेस। जी हाँ, इरिटेटिंग कन्वेंशियंस। तो इसका सही वर्ड, वन वर्ड क्या आएगा? तो इसका मतलब होता है परेशानी, और परेशानी का मीनिंग यहाँ दे रहा है दोस्तों ऑप्शन बी, हैसल। जी हाँ, हैसल परेशानी का मीनिंग है। इस प्रकार से इसका सही वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होगा हैसल, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 10 नंबर का। जी हाँ, 10 का प्रश्न देखिए। 10 में कहता है कि चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। जी हाँ, यहाँ सही आर्टिकल चुनना है। यहाँ कहता है कि राम गैव मी, खाली स्थान 1 रूपी नोट। तो दोस्तों यहाँ 1 रूपी नोट, इसका उच्चारण हो रहा है वन, यानी कि यहाँ पर वोवेल का उच्चारण, यानी कि स्वर वर्ण का उच्चारण यहाँ नहीं है, यहाँ व्यंजन वर्ण का उच्चारण है। जब व्यंजन वर्ण का उच्चारण रहता है तब उसके साथ ए का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए। राम गैव मी ए 1 रूपी नोट, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 11 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। जी हाँ, ये सूचना का अधिकार मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है 12 नंबर का। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भिवंडी तालुका, जो महाराष्ट्र में है। यही सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 13 नंबर का। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? जी हाँ, झूम खेती ये पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है दोस्तों। तो झूम खेती का सबसे ज्यादा प्रतिशत किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड में। जी हाँ, नागालैंड में सबसे ज्यादा झूम खेती का अंतर्गत भूमि का प्रतिशत है। नेक्स्ट है 14 नंबर का। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2016 में। नेक्स्ट है 15 नंबर का। बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र सम्मान। जी हाँ, राजेंद्र सम्मान बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और दोस्तों ये फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, ये फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान, ये जो सम्मान दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का। 16 नंबर का प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर का। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी का। जी हाँ, शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट है 17 नंबर का। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सेनाप बाक नहीं, उपरोक्त पंक्ति किनकी उक्ति है? तो दोस्तों ये पंक्ति दिया गया है घनानंद के द्वारा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 18 नंबर का। 20 के दांत किनकी रचना है? तो दोस्तों 20 के दांत नलीन विलोचन शर्मा के द्वारा रचित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19 नंबर का। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जी हाँ, सही वर्तनी वाले शब्द यहाँ कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भुलक्कड़ इस प्रकार से लिखाता है, तो ये सही वर्तनी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 20 नंबर का। सरला से फल खाया जाता है का कर्तृवाच्य क्या होगा? तो कर्तृवाच्य इसका सही आंसर हो जाएगा सरला फल खाती है। जी हाँ, सरला से फल खाया जाता है, इसका कर्तृवाच्य होगा
सरला फल खाती, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 21 नंबर का, एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या संरक्षित रहता है? तो दोस्तों एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में जो संरक्षित रहता है वह होता है संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 22 नंबर का, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। जी हाँ, उसमें स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 23 नंबर का, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। जी हाँ, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखता है और उसमें फेस जो है बड़ा दिखता है, इसलिए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जबकि दोस्तों गाड़ी के पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? जी हाँ, ठोस में चल सकने वाली तरंगे कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों तरंगे। जी हाँ, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य ये दोनों तरंगे ठोस में चल सकने वाली तरंगे हैं। नेक्स्ट 25 नंबर का, निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश केंद्र। नेक्स्ट है 26 नंबर का, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। जी हाँ, वो कौन सा लेंस होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अवतल लेंस। नेक्स्ट है 27 नंबर का, वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जी हाँ, किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण में। जी हाँ दोस्तों, अवतल दर्पण में आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है और समतल दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है 28 नंबर का, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, वह होता है वेबर। जी हाँ, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर का, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों त्रिशंकु मुहावरे का अर्थ होता है अधर में लटकना। जी हाँ, त्रिशंकु होना यानी अधर में लटकना। नेक्स्ट है 30 नंबर का, यहाँ दिया गया है, ये जो चिन्ह दिया गया है इसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। जी हाँ, तो निर्वात की विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा फैराड प्रति मीटर। जी हाँ, ऑप्शन सी, फैराड प्रति मीटर। 31 नंबर का प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ चौड़ाई दिया गया है, चौड़ाई जो है वह एक्स मानेंगे कि चौड़ाई एक्स है और लंबाई होगा एक्स प्लस 24 और परिमाप दिया गया है 112। तो यहाँ जब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ेंगे तो परिमाप का आधा होगा, यानी कि एक्स प्लस 24 जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 112 के आधा 56। तो इस प्रकार से 2x प्लस 24 बराबर हो जाएगा 56। तो 2x बराबर होगा दोस्तों 56 माइनस 24। यह 56 में से 24 माइनस हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 56 में से 24 को अगर घटाते हैं तो यहाँ बचता है, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 5 में से 2 जाएगा तो 3, यानी कि 32/2, यानी कि x बराबर हो गया 16। जी हाँ, x बराबर 16। तो x जो माने थे वो माने थे चौड़ाई। जी हाँ, x माने थे चौड़ाई, तो लंबाई जो हो जाएगा, लंबाई होगा
यहाँ कहता है लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ जो 16 आया वह आया x का मान। जब 24 उसमें जोड़ेंगे तो 16 और 24, जी हाँ 16 प्लस 24 हो जाएगा 40। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ 40 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा आयत की। नेक्स्ट है 32 नंबर का। यह 32 का प्रश्न दिया गया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ इसको सोल्व करना होगा 1 प्लस कॉस थीटा, जी हाँ 1 प्लस कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा, ये मान होता है कॉट थीटा का, और प्लस माइनस जो है कॉसेक थीटा का यहाँ मान हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा, जी हाँ 1 बटा साइन थीटा। और इसी प्रकार से 1 प्लस टेन का मान लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और सेक का मान लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। तो इसे सोल्व करने पर इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसे सोल्व करने पर 2 आएगा। इसे हम डिस्क्रिप्शन में हम इसका डाल देंगे सॉल्यूशन। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर का। 33 में कहता है कि 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है। तो दोस्तों ये प्रायिकता का प्रश्न है। यहाँ कहता है कि 20 हरी हरी गेंद की संख्या 20 है। जी हाँ, हरी गेंद यानी ग्रीन जो है वह 20 है, और 15 लाल है। जी हाँ, रेड गेंद जो है वह 15 है। यह कहता है कि एक हरी गेंद निकालने की चुनने की संभावना कितनी है। तो दोस्तों हरी गेंद की संख्या 20 है, जो पूछा जाए उसे ऊपर लिखते हैं। तो 20 हुआ, और टोटल जो है टोटल संभावना है 35, तो 35 नीचे लिखेंगे। यहाँ देखिए 5 से दोनों कटता है, 4 पचे 20 और 7 पचे 35, यानी कि 4 बटा 7। तो 4 बटा 7 देखिए ऑप्शन सी 4 बटा 7, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 34 नंबर का। यहाँ 34 का प्रश्न दिया गया है व्यंजक एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 का निम्नलिखित में से कौन सा गुणनखंड नहीं है। जी हाँ, कौन सा गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा उसको लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस, जो यहाँ दिया गया है प्रश्न, जो यहाँ प्रश्न दिया गया है इसी को लिखते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। जी हाँ, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, फिर बचेगा एक्स प्लस 1 और प्लस 5x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। जी हाँ, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5x स्क्वायर, और यहाँ जो टूटेगा 11, ये टूट जाएगा 5x प्लस 6x में। जी हाँ, और प्लस 6, जो 6 दिया हुआ है, जब इसे सोल्व करेंगे तो आगे इसका आंसर आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। जी हाँ, तो x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बी सी डी में मौजूद है, लेकिन ऑप्शन ए जो है x प्लस 4 यह इसका गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 35 नंबर का। जी हाँ, 35 नंबर का प्रश्न है यदि नंबर 3 6 7 1 11 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है, तो एक्स ज्ञात कीजिए। जी हाँ, एक्स का मान ज्ञात करना है। जब ये सभी आरोही क्रम में है यानी बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ पे ये जो एक्स है 7 से बड़ा और 11 से छोटा है। तो दोस्तों यहाँ आरोही क्रम में सजाया गया और माध्य दिया गया 15, तो माध्य बराबर होता है संख्याओं जो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ टोटल प्रेक्षणों की संख्या 10 है। जी हाँ, ये टोटल 10 है, तो इसको लिखेंगे माध्य 15। तो माध्य 15 बराबर ये सभी को जब जोड़ेंगे
तो जोड़ करके आएगा 134 प्लस एक्स बटा 10। तो जब 10 से ये 15 गुना होगा तो 15 दहे के हो जाएगा 150। 150 बराबर होगा 134 प्लस एक्स। ये 134 इधर आके माइनस में होगा, तो 150 में से 134 को घटाएंगे तो उसका एक्स का मान आ जाएगा 16। जी हाँ, एक्स का मान 16। इस प्रकार से सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स बराबर 16। नेक्स्ट है 36 नंबर का। तो यहाँ दिया गया है जेड बराबर √3 माइनस √−5। तो यहाँ निरपेक्ष मान जेड का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। जेड का निरपेक्ष मान क्या होगा? तो जेड का निरपेक्ष मान हो जाएगा, जेड का निरपेक्ष मान होगा दोस्तों अंडर √3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस होगा √−5 का होल स्क्वायर। जी हाँ, तो इस प्रकार से ए स्क्वायर यानी कि √3 के स्क्वायर प्लस √5 के -5 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो स्क्वायर होता है वो रूट को समाप्त कर देता है। तो यहाँ आ जाएगा रूट के बाहर यानी कि √3 प्लस 5 यानी कि √8। जी हाँ, √8। यहाँ ये जो स्क्वायर है इस रूट को समाप्त करेगा, ये स्क्वायर है जो इस रूट को समाप्त करेगा। यहाँ जो अंडर रूट है इसको समाप्त करेगा। तो √8 जो मान होता है वो होता है 2√2 का। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा 2√2, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 37 नंबर का। 37 में दिया गया है fx इंटू x² प्लस 1/x² - 1। तो एफ साइन थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों साइन थीटा का मान यहाँ आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा का मान आएगा ऑप्शन बी। यह इसका आंसर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नेक्स्ट है 38 नंबर का। बिंदु 4, 5 और -2 -1 का मध्य बिंदु क्या है? जी हाँ, ये दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो दोस्तों मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला होता है, x बराबर होता है x1 प्लस x2 बटा 2। तो यहाँ x1 दिया गया है 4 और x2 दिया गया है 2/2 यानी कि 2/2 इसका मान आ जाएगा 1। और y का मान, y का मान होता है y1 प्लस y2। y1 प्लस y2/2। y1 का मान है 5 माइनस y2 का मान है 1/2 यानी कि 4/2 बटा, ये कटेगा तो 2 यानी कि 1 और 2। इसका मध्य बिंदु होगा 1 2 यानी कि ऑप्शन सी 1 2। नेक्स्ट है 39 नंबर का। 39 में कहता है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले यहाँ दिया गया है आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु जो होता है वो इस प्रकार का शंकु होता है और इसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार होता है तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल 154। तो इससे आर का मान निकलेगा। तो इससे आर का जो मान निकलेगा दोस्तों, तो आर का मान आ जाएगा 7। जी हाँ, आर का मान 7। और एच का मान दिया हुआ है, जी हाँ एच का मान देखिए दिया हुआ है 14। तो यहाँ पूछा जा रहा है वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर एल। तो हमें आर का मान पता है लेकिन एल का मान पता नहीं है। तो एल निकालने के लिए एल का फॉर्मूला होता है √r² प्लस एच के स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर, आर यानी कि 7 दिया गया है। जी हाँ, आर का मान 7 तो 7 के स्क्वायर और प्लस एच यानी कि 14 के स्क्वायर। जब इसे सोल्व करेंगे तो एल का मान आ जाएगा 7√5। जी हाँ, एल बराबर हो जाएगा 7√5। ये एल का मान है और पाई का मान होता है 22/7। तो दोस्तों जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 154√5 वर्ग सेंटीमीटर। जी हाँ, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा 154√5 वर्ग सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ, 154√5 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 40 नंबर का।
41 में दिया गया है लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। इस घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ 3 घन दिया गया है। एक है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तीनों के क्यू को जोड़ देंगे, यानी कि 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू और प्लस 10 का क्यू। तो 6 का क्यू होता है, जी हाँ, 6 का क्यू 216, 8 का 512 और 10 का 1000। जी हाँ, 10 का 1000। इस प्रकार से सभी को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1728। जी हाँ, 1728 घन सेमी। अब यहाँ क्या है कि 1728 घन सेमी जो है वही दिया गया है, पिघला करके एक नया घन बनाया गया, तो वो हो गया बड़ा घन का। बड़ा घन जो हो गया उसका आयतन हो गया 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका निकालना है, कहता है कि नया जो घन बना है तो इस घन की भुजा क्या है। जी हाँ, एक घन बनाया गया, इस घन की भुजा क्या है? तो घन की भुजा होता है ए क्यू, भुजा क्यू। तो भुजा क्यू बराबर दिया गया है 1728। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो भुजा की लंबाई आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 41 नंबर का, कपास की पैदावार खाली स्थान में अच्छी होती है। तो दोस्तों कपास की पैदावार जो होती है वो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिट्टी। नेक्स्ट है 42 नंबर का, जी हाँ, 42 में दिया गया है बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो दोस्तों बांदीपुर वन्य अभयारण्य कर्नाटक में है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 43 नंबर का, समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जाती है। समुद्र की गहराई मालूम की जाती है, उसका नाम है सोनार। जी हाँ, ऑप्शन ए, सोनार के द्वारा इसकी समुद्र की गहराई को मापा जाता है। नेक्स्ट है 44 नंबर का, भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी परियोजना जो स्थित है वह है दाभोल, महाराष्ट्र में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का, जी हाँ, पशु तथा पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, प्यारा से कमेंट कीजिए, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।